तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक फटाफट से सिप ले लो कोल्ड कॉफ़ी की। जो टेक फील्ड से लोग हैं, अगर उन्होंने जेईई एडवांस क्लियर किया है कि आपका ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। ये आपको लग रहा होगा कि पहले आपको स्टूडेंट को के लिए अप्लाई करने है। अपनी सीजी पे बता दी मैंने यहाँ पे, हाथ तेरी के पता भी नहीं है। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. आज तो आपको मेरे मूड से लग ही रहा होगा कितनी खुश खुश लग रही हूँ मैं, because today it's going to snow and it's going to be the first snow of the season. तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। वैसे तो अभी होनी थी snow, but वो अभी वेदर ने कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर रेन हो रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब कि बता तो अभी ये रहे कि रात के 10 बजे होएगी, बट जब रात को स्नो होती है ना और उसके बाद जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ऐसे ब्राइट हो जाता है। सो इट्स गोइंग टू स्नो फॉर 3 days। और मेरे आउटफिट से आपको लग नहीं रहा होगा मैंने सूट क्यों पहना है, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्यों सूट पहना है। मेरे को बस मन था तो मैंने सोचा कि मैं सूट पहन लेती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ऐसे ही स्टार्ट हो रही है। बाकी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं हम। बताओ यार, आप कैसे हो यार, मेरे को बताओ। आप बताते नहीं हो, कमेंट्स के अंदर लिखो जाके, मेरे को पता चले कि आप कैसा, आपका दिन कैसा जा रहा है, कैसा सब चल रहा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, नहीं है। और आई एम सॉरी कि मैंने जो लास्ट वाली वीडियोस हैं उसके रिप्लाई नहीं किए हैं कमेंट्स के, बट मैंने वो पढ़ लिए हैं सारे। बट उसको रिप्लाई करने के लिए मेरे को एक बार बैठ के बिल्कुल रिप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो ऑफिस का जो काम है वो ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो आई एम अ बिट बिजी, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। और ऊपर से यार यहाँ पे आके, मतलब बाय गॉड बता रही हूँ मैं, ऐसा लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ। 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करती हूँ मैं पहले, वीडियो बनाने से पहले। वीडियो ये तो है नहीं कि कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद में ऐसे ऐसे हार्ट बीट ऐसे हो रही होती है कि चलो यार अब वीडियो बनानी है, मतलब कि अब ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और ऐसे करके बड़ी पढ़ाई कराते हो यार। और मेरे को बदले में क्या मिलता है? क्या? पैसे, जो कि अभी नहीं मिलते हैं बट कोई बात नहीं। तो बताना मेरे को, नीचे लिखो, नीचे आओ ज़रा, मिलती हूँ मैं नीचे, ठीक है। अब हम हो जाते हैं फिर से सीरियस, और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी 12th की एजुकेशन एंड बैचलर्स की एजुकेशन जो है वो इनफ है यहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं दोनों टॉपिक के बारे में बात करूँगी, बैचलर्स के बारे में भी और मास्टर्स के बारे में भी। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि यहाँ का जो जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर 13 ईयर्स की एजुकेशन आपको चाहिए होती है। अब हमारी जो क्लास होती है वो तो 12th तक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इम्पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं बात करूँगी कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपको 13 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए और जिसके अंदर आपका 12 ईयर्स एजुकेशन के अंदर ही काम चल जाएगा। फिर मैं बात करूँगी कि स्टूडेंट कोलीग क्या होता है, स्टूडेंट कोलीग किस टाइप का होता है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, आपको कैसे इवैल्यूएशन होता है। और अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका जो 3 ईयर्स की जो बैचलर्स है, जो कि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि वो सफिशेंट नहीं होती, तो वो क्यों सफिशेंट नहीं होती और कौन कौन से केसेस में आप उसको सफिशेंट बनाने की ट्राई कर सकते हो और वो एक्चुअली में वर्कआउट कर सकता है। तो आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर्स के बारे में। तो अब आप 12th क्लास के ग्रेजुएट हो और आपने 12 ईयर्स की एजुकेशन कर ली है। अब आपको यहाँ पे जर्मनी में आके बैचलर्स करनी है। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी जो एजुकेशन है वो सफिशेंट है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे। स्कूल का जो बोर्ड होता है जिससे आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए होते हैं, तो अगर आपका जो स्कूल का बोर्ड है वो आईबी या फिर कैम्ब्रिज है, उस केस के अंदर आपको जर्मनी के अंदर एक्सेप्शन मिलता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली आके बैचलर्स कर सकते हो, आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हो, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलता है एंड यू हैव टू हैव 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कैसे करें। मतलब अगर हम 12th क्लास तक पढ़े हैं तो वही सिनेरियो है, अब इसके बाद में आप 13 ईयर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है यहाँ पे लोग करते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग का बेसिकली मतलब होता है कि प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है आपका बैचलर स्टार्ट करने से पहले।
इसके अंदर आप जर्मनी आते हो, आप जर्मनी में आके ये 1 साल का कोर्स करते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको ये जनरल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, बट ऑफ कोर्स आपके कोर्स रिलेटेड तो आपको ऑलरेडी माइंड सेट करना होता है कि मेरे को इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में जाके। तो वो आप उसी बेसिस पे आप स्टूडेंट कॉलेज अपना चूज़ करते हो और वो आपको उससे रिलेटेड जनरल पढ़ाई करवाते हैं, ताकि वो आपको बाकी जो बच्चे हैं जर्मनी के, उन्होंने तो 13 ईयर्स की पढ़ाई करी है और आपने 12 ईयर्स की पढ़ाई करी है, तो बेसिकली वो आपको प्रिपेयर करते हैं उनके सेम कंपैरिजन पे आने के लिए एजुकेशन वाइज। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे बात करते हैं। सेकेंड चीज़ होती है कि आप बैचलर्स कर लो इंडिया से 2 सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर के बाद में आप यहाँ पे आके उनको बोल सकते हो कि मैंने ना 2 सेमेस्टर की पढ़ाई कर ली है, तो मेरा 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो गई है, और उसके बाद आप यहाँ पे आके फिर से बैचलर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, ये आपका इक्विवेलेंट माना जाता है कि आपने 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करी है, जिसका मतलब कि यहाँ पे जब आप आओगे तो आप और स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर से, आप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट नहीं करोगे। ये बहुत सारे लोग करते हैं और ये कन्वीनियंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ। थर्ड चीज़ होती है आपका इंजीनियर्स, जो टेक फील्ड से लोग हैं, अगर उन्होंने जेईई एडवांस क्लियर किया है या फिर एडवांस का एग्जाम दिया है, तो वो उनके पास भी ये एक्सेप्शन है और वो यहाँ पे आके डायरेक्टली बैचलर्स कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट को लेकर एक प्रॉपर कोर्स ट्रैक होता है, उसके अंदर 5 तरीके के कोर्स आते हैं जो कि फील्ड रिलेटेड डिवाइडेड है। तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली ये कोर्स जो है वो चूज करते हो। तो जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, वो है टी कोर्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस रिलेटेड डिग्रीज। सेकंड होता है आपका एम कोर्स, मेडिकल एंड बायोलॉजी। थर्ड होता है आपका डब्ल्यू कोर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस। फोर्थ होता है आपका जी कोर्स, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। फिफ्थ होता है आपका एस कोर्स, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक से रिलेटेड। तो आपको अपनी फील्ड देखनी है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे अगर आप अपना कोर्स या फिर फील्ड आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे ना साइड में लिखा हुआ होता है कि आपको उसके लिए ये वाला कोर्स करना है। उसी के बाद में आप अपनी जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की वो आप फिल्टर करके बना सकते हो। तो स्टूडेंट कॉलेज बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज होती है ये मेनली जर्मन लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है और इसके अंदर कोटाज होते हैं, बेसिकली रीजन वाइज आपको मिलता है। तो इनकी कुछ सीट्स होती हैं जो सिर्फ जर्मन के लोगों के लिए ही होती हैं, फिर एशियन कंट्रीज के लिए, मतलब ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड है। तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होता है। फिर लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर इंग्लिश में भी होते हैं, लेकिन जर्मन में ये लगा लो 90% जो स्टूडेंट कॉलेज होते हैं वो जर्मन के अंदर होते हैं। और आपको हाई प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है आपको जर्मन के अंदर, मतलब B1 C1 इतना चाहिए होता है। कुछ कुछ केसेस में अब आपका A2 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स वो इंग्लिश टॉट होते हैं उसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश टॉट के अंदर भी आपका थोड़ा बहुत जर्मन के सब्जेक्ट्स रखते हैं, थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। वो ऑप्शनल भी हो सकते हैं और वो मैंडेटरी भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ की तरह स्टूडेंट कॉलेज 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज एंड प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज। पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसके अंदर ट्यूशन फ़ी नहीं होती जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब है। प्राइवेट के अंदर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 3 लाख to 6 लाख हो सकती है आपके फील्ड से रिलेटेड। और सब लोग पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना वो बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मैच करता है। आप अगर प्राइवेट में जाते हो ना, प्राइवेट का कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज कर लिया बट फिर भी आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो बिकॉज आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हो। ये डिफर करता है एंटायरली, इसके लिए आपको खुद की इंडिविजुअल रिसर्च करनी है, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी अगर आपको इसके अंदर चाहिए। तो इसके अंदर मार्क्स भी डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने की। तो बेसिकली स्टूडेंट कॉलेज में भी आपको एंट्री लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं Aufnahme Prüfung, और इसके अंदर आपको जर्मन आनी चाहिए अगर आपका जर्मन टॉट स्टूडेंट कॉलेज है, नहीं तो आपको आइल्स दिया हुआ है अगर आपने इंग्लिश के लिए तो आपको वो भी शो करना होता है। और इसके अंदर आपका जनरल एग्जाम होता है आपकी फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड के अंदर आपको जाना है। सेकेंड चीज़ आती है आपका कंडीशनल लेटर। तो अब कंडीशनल लेटर क्या होता है बेसिकली? तो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि पहले आपको स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, राइट? बट ऐसा नहीं है।
ये ऑपोजिट सिनेरियो है इसके अंदर। सबसे पहले आप नॉर्मली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, 12th आपने करी, 12th आपकी होने वाली है, आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे। यूनिवर्सिटी आपको अगर एक्सेप्ट करती है तो वो आपको एक कंडीशनल लेटर देती है कि ओके यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन दिस प्रोग्राम बट यू नीड 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो जिसकी वजह से आपको 1 साल स्टूडेंट को लेकर करना है एंड देन यू कैन कम बैक टू आवर यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली जब आप 1 साल का यूनिवर्सिटी का वो कर रहे होते हो फिर आप वापस से उस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो। तो आपको पहले यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आना आपका इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एप्लीकेशन डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्टूडेंट को लेक पे आते हो तो आपको ये कंडीशनल लेटर जो है वो चाहिए होता है स्टूडेंट को लेक के अंदर जाने के लिए। थर्ड चीज़ जो है वो रिलेटिवली न्यू है, जिसको बोलते हैं अकादमिशा प्रूफुंगस्टेलर, APS शॉर्ट फॉर्म। तो ये बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के लिए जर्मनी ने ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का एक मैंडेटरी बनाया है कि इसके अंदर आपका जो एजुकेशनल बायोग्राफीज़ हैं और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको वैलिडेट करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हो। तो ये बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उसके अंदर अवेलेबल है, न्यू दिल्ली के अंदर भी अवेलेबल है। तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इन लोगों को अप्रोच करना होता है, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को भेजते हो और इंडिया उनमें से एक कंट्री है जिनको ये सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ता है। तो प्लीज़ ये भूलना मत, मेरे टाइम पे ये था नहीं बट अब ये आ गया है। फिर हम बात करते हैं जर्मन स्किल्स एंड इंग्लिश स्किल्स के बारे में। तो ऑफ कोर्स अगर आपका स्टूडेंट को ले, जैसे कि मैंने आपको बताया 90% ऑफ केसेस में आपका जर्मन के अंदर होगा, तो आपको हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी चाहिए। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट को ले करना चाहते हो तो आपको 12th के साथ साथ में या फिर 11th क्लास में आपको जर्मन ऑलरेडी सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बेसिकली तो ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी स्टूडेंट को ले के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब जब आप स्टूडेंट को ले कर लेते हो, आपका एंड के अंदर एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग, FPS। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये इवैल्यूएट करता है आपकी परफॉर्मेंस की, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जो भी आपको पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये एग्ज़ाम। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्टूडेंट को ले किया हुआ है, मैंने उनको ज़बरदस्त पढ़ते हुए देखा हुआ है। वो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं क्योंकि एक तो आपका इनका जो लेवल है ना, यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब डिफ़िकल्ट। सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट इन स्टूडेंट को लेक। बट बेटर चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट को लेक जब आप पढ़ते हो ना तो आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी नॉलेजेबल हो जाते हो अगर आपने ढंग से किया होता है, क्योंकि बिना ढंग से करे तो ये आप एग्ज़ाम जो है क्लियर कर ही नहीं सकते। तो अगर आप ढंग से करते हो आपकी जर्मन स्किल्स जो होती हैं फटाक बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाती है, आपकी जर्मन स्किल्स होती है काफ़ी ज़्यादा, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड पढ़ लेते हो जिसके अंदर आपको बैचलर्स करनी होती है, तो ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली जब आप ये एग्ज़ाम देते हो, जिसका मतलब जिसको आप असेसमेंट टेस्ट भी बोलते हो, तो जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सर्टिफिकेट, और वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हो और उसके बाद में आपको वो जो कंडीशनल लेटर होता है वो हट जाता है और वो उसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगी बेसिकली आपको ये बहुत ज़्यादा वाइसली चूज़ करना है। आपको सब जगह मेल कर करके एक बार पूछना है, जब आप एक बार अपनी लिस्ट बनाओगे कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है, तो जब आप स्टूडेंट को लेक चूज़ कर रहे होगे ना, तो स्टूडेंट को लेक वालों को भी मेल करना है कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, क्या आप ये स्टूडेंट को लेक प्रोग्राम करने के बाद में मैं एलिजिबल होंगी, इसके लिए मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। और वही आप मेल एक बार यूनिवर्सिटी को करके पूछोगे कि मैं इस स्टूडेंट को लेक से ये जो कोर्स है वो कर रही हूँ और क्या ये सफिशिएंट है मेरे लिए नेक्स्ट ईयर जो मेरे को एडमिशन लेना है उसके लिए, क्या मेरी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी लोग ये करते नहीं हैं और उसके बाद में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हो पाता और उसके बाद में आपने 1 साल पढ़ाई भी करी है और उसके बाद में भी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। फिर अगर आप मेरे को 11th क्लास में हो 12th क्लास में हो तो आप मेरे को देख रहे हो, तो आपको प्लीज़ मैं ये बोलूँगी कि अपना थोड़ा सा मार्क्स पे ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं और आपको अपने आप को बेटर शो करना है। तो बेटर शो करने के लिए आप एक एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया होता है आपको ये दिखाना कि आप जो हो इंटेलिजेंट हो और आप इस स्टूडेंट को एक प्रोग्राम के लिए
बिल्कुल सही बने हुए हो। कि अब आप ये बोलोगे कि अगर मैंने स्टूडेंट को ले कर लिया तो बेसिकली आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जो एवरेज होता है वो कैसे, मतलब कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं। 12th क्लास से अगर आपको डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल रहा है, मान लो आपने IB बोर्ड से करा हुआ है, तो वो एंटायरली आपका 12th का ग्रेड देखेंगे। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट को ले करा है तो वो आपका 50% ग्रेड देखेंगे, जो होता है आपका 12th क्लास का होता है। और 50% ग्रेड जो होता है वो आपका, जो आप इसका एग्जाम देते हो लास्ट में FPS, उसका होता है। तो ये एवरेज निकालते हैं और उसके बाद में जो आपका ग्रेड आता है उससे ये आपकी परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। मैं नीचे एक ना यूनी असिस्ट की एक मैं वेबसाइट डाल दूंगी यहाँ पे, वहाँ पे आप जाके अपना एक बार क्राइटेरिया चेक करो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो कि आपको क्या चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट को लेक भी हैं, और स्टूडेंट को लेक की भी एक वेबसाइट है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा सही रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली आपको स्टूडेंट को लेकर करना चाहिए या फिर आपको बैचलर्स करनी चाहिए इंडिया के अंदर। तो देखो यार, अगर जर्मन सीखने का टाइम नहीं है और आपका जो स्टूडेंट को लेकर वो जर्मन के अंदर है, तो बेसिकली आपके लिए बेटर होगा अगर आप इंडिया से बैचलर्स कर लो 2 सेमेस्टर, और फिर यहाँ पे आके अगर आप बैचलर्स के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सको। क्योंकि आपके पास एक तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर आपको जर्मन सीखनी है तो, और अगर आपको जर्मन नहीं सीखनी है, बाई चांस अगर आपका वो बैचलर्स के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको अवेलेबल है बट स्टूडेंट को लेकर के अंदर नहीं है, तो आपको बेफालतू में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जर्मन सीखने के लिए। तो आपका जो है कम लेस मेहनत लगेगी आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आगे जाके सही नहीं है जॉब के पर्सपेक्टिव से, बट मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आपको पब्लिक स्टूडेंट को लेके अंदर नहीं मिल रहा है एडमिशन, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 6 लाख रुपए लगाना या 4 लाख रुपए लगाना 1 साल के, क्योंकि उसके साथ साथ में आपका लिविंग कॉस्ट भी लगेगा यहाँ पे, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ से आप अपना बैचलर्स करें और उसके बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें यहाँ पे बैचलर्स में। स्टूडेंट को लेके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई होती है, तो अगर आप वो उसको स्किप करना चाहते हो और आप थोड़ा सा ईजी वे आउट देखना चाहते हो, तो भी आप इंडिया से बैचलर्स करके आ सकते हो 1 साल की। और फिर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 12th क्लास के अंदर मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि स्टूडेंट को लेक के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, बैचलर्स के अंदर ग्रेड जो है ज़्यादा अच्छे लाना। क्योंकि जब आपने अगर 1 साल की बैचलर्स करी है और आपने अपनी 12th की स्टडीज़ करी है, तो एवरेज होगा आपका 50% ऑफ 12th ग्रेड एंड 50% ऑफ बैचलर्स ग्रेड। तो वहाँ से आपका अपलिफ्ट हो सकता है। और इसके अंदर अगर आप बैचलर्स की जगह स्टूडेंट को लेकर कर रहे हो, तो वो 50% जो है वो स्टूडेंट को लेकर लगेगा। तो आप देख लो रिलेटिवली आप किस चीज़ के अंदर अपनी जो ग्रेड है वो हाई कर सकते हो। मैं ग्रेड इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके कम ग्रेड है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि लिविंग कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा होती है, उसके बाद अगर आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी है तो भी इतनी ज़्यादा है, तो फिर आप लोन लेने का सोच रहे होगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो हैं वो मेरे को आए में, आपको पैसे जो है वो काफ़ी चाहिए होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ पे बर्डन नहीं डालना चाहते, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। लकीली टुडेज वीडियो हैज़ बिन स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञान धन। ज्ञान धन जो है वो एक एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस है। बेसिकली ये ना इंटरमीडियरी रोल प्ले करते हैं बिटवीन द लेंडर्स एंड द स्टूडेंट्स, और ये लोन खुद से नहीं देते हैं। ये लोन बेसिकली आपको जो इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं, जो कि वेल एस्टैब्लिश बैंक्स हैं, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे वेल एस्टैब्लिश बैंक्स हैं, उनके साथ में इन्होंने पार्टनर किया हुआ है। क्योंकि अगर आप यार इंटरनेट पे जाओगे तो इंटरनेट पे आपको कभी भी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट नहीं मिलेगी, कौन सा बैंक आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपके एजुकेशन लोन पे, क्योंकि एजुकेशन लोन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इनके बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये फ्री सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये इनके बिजनेस मॉडल की वजह से है। ये इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस है, जिसके अंदर इनको कंपनसेशन डायरेक्टली बैंक्स या फिर जो लेंडर्स होते हैं उनसे मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स की हेल्प जो है फ्री करते हैं, उनसे कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेते। तो आई गेस दिस इज सच अ नाइस ऑप्शन अगर आपको काम जो है वो फ्री में हो रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कभी कभी, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है,
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कौन सी कोलैटरल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो और आपका क्या स्टेटस है, कितने साल का कोर्स है, तो ये सारी चीज़ उसके अंदर दी जाती हैं। और एक और इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आपको पता ही है जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे भी आते हैं जिनकी ट्यूशन फीस जो होती है वो निल होती है, बट उनको ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये आपको उस चीज़ के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं लोन, क्योंकि जो लोन है आपको वो सिर्फ आपकी ट्यूशन फी के लिए नहीं बल्कि आपको लिविंग कॉस्ट के लिए भी मिलता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और जो लोग लिविंग कॉस्ट के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप ज्ञान धन वेबसाइट पर जाके उनको कॉन्टैक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगी और आपको पिन भी कर दूँगी कॉमेंट, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इनकी क्विक सर्विस है। ये ऑलरेडी 15,000 स्टूडेंट्स की ये हेल्प कर चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपकी पर्सनलाइज्ड लोन ऑप्शन देते हैं कि आपकी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, आपका जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे, और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंगली ये आपकी पर्सनलाइज्ड चेकलिस्ट बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, तब भी ये आपको फिर से आप इनकी हेल्प ले सकते हो और फिर से आपको ये गाइड करते हैं। और जब आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाता है और आप अब्रॉड आ जाते हो, उसके बाद में भी कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लोन से रिलेटेड, तो आप हमेशा इनको कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपकी तब भी हेल्प आउट करेंगे। तो आई थिंक दिस इज सच अ नाइस पैकेज कि आपको फ्री के अंदर इतनी सारी चीज़ें आप जान सकते हो उनसे। एजुकेशन लोन लेना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होता, आपको पता नहीं होता कि क्या हिडन चार्जेस हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर तो ये आपको हर चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू हु आर इन द नीड ऑफ एजुकेशन लोन, please contact Gyan Dhan and have a one-on-one meeting with them related to all the education loan queries. बैक टू द टॉपिक, अब हम बात करेंगे मास्टर्स के बारे में। तो बेसिकली अगर आपको मास्टर्स करनी होती है तो येस, इन मैनी केसेस दे वांट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हमने 12 ईयर्स की हमारी स्कूल एजुकेशन हो गई, उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हमारी बैचलर्स हो गई, तो हमारा 15 ही बनता है। तो BBA करिए आपने, BBA, BCA, BCom, अगर ये 3 ईयर्स डिग्रीज है, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे मास्टर्स करना है तो आपको क्या ये दिक्कत आ सकती है? तो इसका जवाब है येस। आपकी कभी कभी बहुत सारे केसेस के अंदर आपका ये सफिशेंट नहीं होता। तो बेसिकली ये एंटायरली डिपेंड करता है ECTS के अंदर। ECTS को अगर मैं बोलूँ तो ये यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड अक्यूमुलेशन सिस्टम है। तो ये बेसिकली सिंपल शब्दों के अंदर जब आप अपनी बैचलर्स करते हो तो आपको वहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं ना हर ईयर में, कि आपने इतने क्रेडिट पॉइंट्स लिए जो आप कोर्स डिसाइड करते हो, और आप में उसके अंदर लिखा होता है कि 5 क्रेडिट पॉइंट्स। तो आपका ये क्रेडिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ आएंगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें 180 क्रेडिट्स चाहिए। नॉर्मली 180 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं 3 इयर्स की बैचलर्स में इंडिया में, लेकिन कभी कभी आपकी 160 या फिर 170 भी हो पाते हैं, उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो फिक्स होता है कि हम 210 क्रेडिट पॉइंट्स हमें चाहिए। 4 इयर्स की जो बैचलर्स होती है उनको भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इतने क्रेडिट पॉइंट्स अपनी 4 इयर्स बैचलर्स में होना। और फिर थर्ड ऑप्शन आता है कि वो आपको स्पेसिफाई करते हैं कि हमें आपकी बैचलर्स चाहिए इस फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर उस फील्ड के अंदर चाहिए होती है, उसके अंदर उनको मतलब नहीं होता क्रेडिट पॉइंट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जा रहे हो, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आपको कि आपको यहाँ पे इंडिया से एक और मास्टर्स करनी है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इस सिनेरियो के बारे में जहाँ पे आपके पास इनफ क्रेडिट कोर्स नहीं है, क्योंकि अगर इनफ होंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल ही जाना है। अगर आपके पास इनफ कोर्स नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? तो उस केसेस के अंदर पहली चीज़ जो होती है वो आप एक प्री मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ये एक कोर्स भी देती हैं आपको जिसके अंदर आप प्री मास्टर्स कर सकते हो। तो स्टूडेंट कोलेज की तरह ही होता है, बट स्टूडेंट कोलेज बेसिकली बैचलर्स वाले के लिए होता है। जो बैचलर्स के बाद में फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो उसके बाद में मास्टर्स के अंदर जाते हैं, तो आप वो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो है, आप हाउस बिल्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आके आपने हाउस बिल्डिंग कर ली। हाउस बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको हाउस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे खुद पे पैसे मिलते हैं, तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं दिखाना, और यहाँ पे आप पैसे भी ले सकते हो और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ऑलरेडी आपकी फील्ड के अंदर जिसके अंदर आपको काम करना है। थर्ड चीज़ है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आप ना बहुत सारा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, और आप अपना मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, इंटर्नशिप्स दिखा सकते हो, अप्रेंटिसशिप्स दिखा सकते हो। बेसिकली आपको अपनी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखानी है। वो अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
तो वो भी इस चीज़ को जो है आपके लिए एक्सेप्शन बना सकते हैं वो। सेकंड चीज़ हो गई फिर आपका, अगर आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एडिशनल कोर्स होते हैं, जैसे कि आप उनको ये बोल सकते हो कि मैंने 6 मंथ्स जो है वो मैंने क्वांटम कोर्स किया है, तो फिर मेरे पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं, तो मैंने इसके लिए पढ़ाई करी है। तो इस सब चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा किसी का, वो इंडियन ही था, उसको ना इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास 3 ईयर्स की वो थी, बैचलर्स थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसके बाद बहुत सारे रिजेक्शंस आए थे, बट ही अप्रोच्ड द यूनिवर्सिटी। आप ये मत सोचना कि अगर आपको एक रिजेक्शन आ गया तो आप रिजेक्शन, अगर आपको बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि आपको के पास क्रेडिट्स जो है वो इनफ नहीं है, तो आप हमेशा उनको मेल कर सकते हो। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको मेल कर सकते हो, उनसे एक और चांस मांग सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस, एडिशनल स्किल्स दिखा के कि आप जो है वो बेटर करोगे कोर्स के अंदर और आप ये कोर्स कर सकते हो। तो ऑलवेज 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 मेल देम। उसने मेल किया और उसका जो कंडीशनल लेटर दिया उन्होंने उसको, और उसका एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी रिजेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सबको मेल करो यार। ये लोग मेल का रिप्लाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कभी कभी। इनको मेल करके कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप इनसे पूछो, आप इनसे डायरेक्टली बात करो। फिर हम बात करते हैं एक और, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप इंडिया के अंदर एक मास्टर्स कर लो 1 साल की, और फिर आप यहाँ पे आके वापस से मास्टर्स कर लो। ये बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट इन केस अगर कुछ लोग हैं जिनको बाहर आके सेटल होना है और उनको यहाँ पे आके मास्टर्स करनी पड़ेगी, वो ईजीएस्ट वे होता है यहाँ पे सेटल होने के लिए, तो वो इस केस के अंदर कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग जो सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर उन्होंने इंडिया के अंदर ऑलरेडी मास्टर्स करी है और वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी मास्टर्स से, तो वो यहाँ पे आके फिर से एक मास्टर्स कर सकते हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाएगा। तो लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप वो मास्टर्स करोगे आपकी वो फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बैचलर्स कर ली आर्किटेक्चर के अंदर और मास्टर्स करी है इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये चीज़ नहीं करना। ये सेम चीज़, मतलब कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिस भी फील्ड के अंदर आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था यार, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि उनके 12th के अंदर मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, उनके बैचलर्स के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि उनको स्टूडेंट को लेग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है पब्लिक के अंदर। तो आपको मार्क्स जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा, मतलब यूएस के, कनाडा, यूके की तरह नहीं है यहाँ पे कि आपके सिर्फ मार्क्स ही देखते हैं और आपके पास बिल्कुल हाई लेवल ग्रेड होने चाहिए। मेरे खुद की सीजीपी थी वो 7.2 थी, बट मेरे को एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला है। अपनी सीजीपी बता दी मैंने यहाँ पे, हाथ तेरी के, बट थी तो थी, फिर अब मैं क्या करूँ। तो उसके बेसिस पे मेरे को तो मिल गया। तो फिर ये आप मत सोचना कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आपको कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती। बेसिकली ये बाकी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हो। जर्मनी के अंदर मेरे को ये वाली जो चीज़ है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यही सारी चीज़ें बतानी थी। बाय गॉड पे इतना ज़्यादा थक गई हूँ, पता है मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, खुद में चटर पटर बोलती रहती हूँ सारे टाइम। इस वीडियो के अंदर आती हूँ यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा लंबा मोनोलॉग देती हूँ मैं। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं मेरी वीडियोस देख के कि मैं इतनी तेज बात करती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं वो नहीं है गीत का जो कैरेक्टर है, कौन सी मूवी है वो, जब वी मेट, उस जैसी दिखती हूँ मैं। तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसको तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी क्योंकि जब वी मेट तो सबको अच्छी लगती है और गीत का कैरेक्टर तो है ही इतना ज़्यादा फेमस। बट मैं अग्री तो करती हूँ, मैं बात ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। बट यार बात तो करूँगी, अगर मैं यहाँ पे आके साइलेंट बैठूंगी बिल्कुल ऐसे भूत की तरह तो आपको भी अच्छी नहीं लगूंगी और मेरे को मैं खुद भी अच्छी नहीं लगूंगी कैमरा के सामने। अगर आपको मेरे को देखने का इतना ही शौक है तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, कहीं और जाके देख सकते हो, है ना। यहाँ पे तो आप मेरे को सुनने के लिए आते हो और उसके लिए मेरे को बात करनी पड़ेगी। एनीवेज अब मैं जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतनी ज़्यादा जल्दी है मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीने की यार, जल्दी जल्दी जाओ यार, मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। और आई होप आपका दिन जो है वो बहुत 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 अच्छा जाए। मेरा तो जा ही रहा है, बाकी मैं अगर कल स्नो हुई ना तो मैं कल फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय यार।